ये बहुत ज्यादा मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि हम बहुत मर्तबा गए इंटरव्यू में, इंटरव्यू देने के लिए हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? तो मैं ऑलमोस्ट 2013 से मैं इस पोस्ट पे था। तो मैं जब से इंटरव्यू ले रहा हूँ एचएससी के हवाले से, तो वहाँ पे कुलीग्स के साथ में, लोगों के साथ में, जो हमारे सीनियर्स थे, हमारे डायरेक्टर्स और एचआर के लोग और एडमिन के लोग, हम इनसे ये बातें डिस्कस करते रहते थे कि एक्चुअली में क्या रीज़न होती है जिसकी वजह से लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपसे, ये एक अहम प्रेजेंटेशन है, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप आपसे उन चीज़ों के हवाले से कि लोग जानते नहीं हैं हमारी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, हमारी जो हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। ज़्यादा फोकस हमारी तालीम के ऊपर किया जाता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट था तरबियत का, वो हमसे कहीं मिस हो गया है। उसका लैकिंग नजर आती है एक्चुअली में हमारी हर जगह पे, हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में। ये बहुत बड़ी वजह है आपके इंटरव्यू में, लोगों के इंटरव्यू में रिजेक्ट होने की। आप लोग जब जाके बैठ जाते हैं वेटिंग हॉल में जहाँ पे आपको बिठाया जाता है, तो अगर आपने कभी देखा हो, तो आपका जो इंटरव्यू लेने वाली पर्सनैलिटी पर्सन जो अंदर बैठा होगा, वो एचएससी मैनेजर है या एडमिन मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई भी वहाँ पे बंदा बैठा है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, उसके पास में एक स्क्रीन है, वो आपको देख रहा है वहां से। वो एटीट्यूड की वजह से भी सब कुछ लोगों को सिलेक्ट कर चुका होता है ऑलरेडी। वो देख लेता है किसके मैनर्स अच्छे हैं, किसका बोलने का स्टाइल अच्छा है, वहां से वो देख रहा है उन कैमराज से। तो हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, मैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसे, हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हमें इम्प्रूव करना चाहिए उन चीज़ों को, कि हम बार बार में, हर वक्त में रिजेक्ट ना होते रहें इंटरव्यूज में। तो क्यों हमें, अभी देखते हैं, हम कैंडिडेट फेल हो जाते हैं जॉब इंटरव्यूज में। उसमें दोनों रीज़न हो सकती है, कि उसके पास में नॉलेज नहीं था या उसका एटीट्यूड का इशू था, एटीट्यूड का प्रॉब्लम था जब वो वेटिंग हॉल में बैठा हुआ था, वेटिंग की जगह पे बैठा था। लेट्स डिस्कस सम कॉमन रीजंस। अभी हम देखते हैं उन कॉमन रीजंस को कि हम इंटरव्यू में क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले ये है कि हमें देखना चाहिए, हमें, हम जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री के रिलेटेड इंटरव्यू हो रहा है। जैसा कि गल्फ कंट्रीज से यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो हमें अगर ये पता चल जाए कि वो कौन सी इंडस्ट्री से ताल्लुक है, ऑयल एंड गैस से ताल्लुक है, सिविल कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक है, या स्टील इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, तो उसके हिसाब से हम आंसर क्वेश्चन अगर तैयार करके जाएंगे तो हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर हमारी सिविल इंडस्ट्री में रोड मैनेजमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन की अगर कंपनी आई है, जैसा गंतूत है, इनके पास में बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं रोड्स के, तो ये उसी के रिलेटेड में क्वेश्चन पूछेंगे। फिर मल्टीप्लेक्स एक कंपनी है, इनके पास में टावर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये टावर बनाती है कंपनी। तो जब भी ये आंसर क्वेश्चन पूछेंगे, ये उसी के बारे में, हैजर्ड के बारे में पूछेंगे कि टावर जब बन रहा होता है तो वहाँ पे क्या क्या हैजर्ड्स होंगे। तो अगर हम ऐसी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो हम अच्छे से सिलेक्ट हो सकते हैं। कोई सिविल कंस्ट्रक्शन की, प्योर सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, विलाज जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, कंपनी बनाती है, तो हमें पता चल जाए कि इनका जो नेचर ऑफ वर्क है, जॉब है इस कंपनी की, वो ये है, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। जब भी हमें जीतना है, जब भी हमें विन करना है, हमें चैंपियन बनना है, हमें हीरो बनना है, हमें टॉप पे पहुंचना है। टॉप पे हमेशा एक जगह खाली होती है, वहां पहुंचने के लिए आम जैसा बंदा नहीं पहुंच सकता है, वही वही पहुंचेगा जो एफर्ट कर रहा होगा।
जो भागेगा, पूछेगा, जानने की कोशिश करेगा कि कौन सी कंपनी आ रही है इंटरव्यू लेने के लिए, क्या उनकी जॉब है, प्रोजेक्ट कौन सा है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको। इतना बड़ा आप 600 क्वेश्चन याद करने से, देखने से समझने से बेहतर है कि उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड आप वो तैयारी कीजिए और आप अच्छे से सिलेक्ट हो सकते हैं। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि आप जब भी आपके इंटरव्यूवी है, अगर वो इंटरव्यूअर है, उसके सामने जब आप बैठते हैं, तो आपको बहुत एक्टिव लिसनर होना चाहिए। आप अच्छे से उसके क्वेश्चन को समझिए, वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हम कितना अरसा से इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने एक चीज हमेशा लैकिंग देखी है लोगों में। हम हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, हम प्रोसीजर पूछना चाह रहे हैं किसी भी चीज के, किसी भी चीज के बारे में, मगर मैं 90% लोगों को ऐसा देखा कि जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेफिनेशन सुना देते हैं। इससे इंटरव्यू लेने वाला इरिटेट हो जाता है इस एटीट्यूड से। जो बंदा आ रहा है डेफिनेशन सुना रहा है, जो बंदा आ रहा है डेफिनेशन डेफिनेशन सुना रहा है, वो कभी आपसे डेफिनेशन नहीं सुनना चाह रहा है। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, या आपका एचएससी मैनेजर है, या एडमिन मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, वो ये देखना चाह रहा है ये बंदा कैपेबल है, हम इसे लेके जाते हैं आज, और कल हमने इसे ड्यूटी पे भेजना है। आज सिखाने के लिए काम इतना फास्ट है, वक्त इतना तेज चल रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको लेके जाके 6 महीना की ट्रेनिंग दे। तो एटलीस्ट आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आपको प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। जब वो पूछ रहा है स्कैफोल्डिंग के बारे में, वर्किंग एट हाइट के बारे में, कन्फाइंड स्पेस के बारे में, काइंडली डेफिनेशन सुना के चुप ना कर जाया कीजिए आप। आपको प्रोसीजर बताने चाहिए कि ये है क्या, इसमें हैजर्ड क्या क्या है। आप उसे बताते रहिए, डेफिनेशन बताइए, आप बताइए, डेफिनेशन जरूर बताइए, मगर उसके बाद में फुल स्टॉप ना लगाइए। आप इसे कंटिन्यू रखिए, इस डिस्कशन को। और उसे जो आपके पास में नॉलेज है, आप जानते हैं, और ज्यादा नॉलेज को गेन कीजिए। आज नॉलेज पावर नहीं है। एक वक्त में नॉलेज इज पावर कहा करते थे, आज स्पीड ऑफ नॉलेज इज पावर है। कितना तेजी से आप सीखते हैं और उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये पावर है। खाली पीली नॉलेज लेके बैठ जाऊंगा, उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकूंगा, वो भी तो एक इशू है ना, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। फिर इसमें जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्प्लेइंग नेगेटिव एटीट्यूड और जनरली बीइंग नेगेटिव। तो जब आप किसी भी जगह पे जाके बैठे, खुद को बहुत पॉजिटिव आप वहां पे शो कीजिए, दिखाइए लोगों को। कभी भी आप वहां पे कोई ऐसा जस्चर देने की कोशिश ना कीजिए कि आप रिच फैमिली से हैं, आप कैसे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। अगर हम बहुत रिच थे, हम फैक्ट्री ओनर थे, हम हमारे पास बहुत कुछ था, तो भाई क्यों आए थे, क्यों क्यों जॉब करना चाहते हो आप? तो ऐसे जैसा कोई भी वहां पे आप शो ऑफ ना करो चीजों को। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रहिए, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ में रहिए। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अच्छा कोशिश कीजिए अच्छा परफॉर्म करने की। बहुत ज्यादा कोशिश ना कीजिए 2000% मार्क्स लेने की, 2000% मार्क्स लेने की। यही सोच के जाइए कि मैं अच्छे से सुनूंगा क्या बोल रहा है। अंदर में 600 बंदा को बैठ रहने दीजिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे। कभी भी इस चीज के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जो लोग बाहर आ रहे हैं इंटरव्यू दे के, भाग भाग के जाके उनसे ना पूछिए आप क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। ये बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होता है जी। अब मजीद कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं आप? अगर वो बता दें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, क्या कर लेंगे आप 3 मिनट में? अगर उसके बाद में आपकी बारी है, क्या कर लेंगे आप? तो हम देखते हैं, मैं बहुत मर्तबा ऐसा देखा, जब एक कुलीग कोई भी इंटरव्यू देकर बाहर निकलता है, तो पूरा जमघटा उसके नजदीक, उसके इर्द गिर्द में जुड़ जाता है। तो देखिए वहां पे ब्रिटिश लोग आए हुए हैं, यूरोपियन लोग हैं, इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, अरबिक आए हैं। तो वो उसका दिल में तो यही बात आ रहा है ना, जैसे हम बैठे सोच रहे हैं कि इनको सिलेक्ट करके लेके जाएंगे यार हम, इन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए आए हम। दुनिया में ऐसा होता है, आप देख लीजिए आप। इसकी प्रेजेंटेशंस हैं, जो लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं, आप ये सीखिए इसको, एटीट्यूड को।
एक बंदा गया है, उस हर बंदा काम बैठा हुआ है, अपनी बारी का वेट कर रहा है। आपका नाम बोला जाएगा, नेक्स्ट बोला जाएगा, वो पहले बता देगा इसके बाद आपकी बारी है, इसके बाद आपकी बारी है, इसके बाद आपकी बारी है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है, प्लीज ऐसा ना कीजिए आप। सम टाइम ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनी के बारे में, प्रीवियस आपके रोल के बारे में, तो उसे बहुत एंथुजिज्म के साथ नहीं बताया जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपका रोल वहां पे क्या था, आप क्या करते थे, तो उसको बिल्कुल डेस्परेट होके आपको उसको आंसर नहीं करना है, उसको नहीं बताना है कि आप ये उसे बता रहे हैं कि मेरा अच्छा नहीं था इसलिए मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। हर बंदा जॉब ढूंढ रहा है यार, हर बंदा जिस बंदे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी चला जाएगा। किस्सा है मुख्तसर, मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट साइनिंग अथॉरिटी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, कोई बंदा है जिसे जॉब मिलेगी चला जाएगा। हर बंदा उसी इंतजार में बैठा है, उसी चक्कर में बैठा हुआ है, हर बंदा कॉन्टेक्स्ट को ढूंढ रहा है। आप कभी भी इस चीज को अपना नेगेटिव में लेके एक्सप्रेस ना कीजिए। जो आप कर रहे थे, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, अच्छे तरीके से बताना चाहिए। और एक चीज जो कि बहुत बड़ी वजह होती है लोगों के रिजेक्ट होने की, वो ये है कि आपके 2 या 3 मरतबा इंटरव्यू होते हैं। आपको पहली मरतबा बुलाया जाता है इंटरव्यू में, दूसरी मरतबा बुलाया जाता है, तीसरी मरतबा बुलाया जाता है, फिर आखिर में आपको एडमिन के पास में भेजा जाएगा, वो आपको ऑफर लेटर देगा, साइन करवा लेगा। प्लीज आप ये चीज अपने जहन में रखिएगा। हमारे बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है कि हम स्टार्ट में जब हम पहला इंटरव्यू किया तो 300 बंदे आए थे इंटरव्यू देने के लिए। उसमें से 20-25 बंदे हमने शॉर्ट लिस्टेड किए। जो बंदे हमने शॉर्ट लिस्ट किए, इन सब की सीवी हमारे पास में है। आप जो जो बोलते हैं, जो आप बताते हैं, हम सीवी पे लिख रहे होते हैं। सीवी पे हर चीज मेंशन कर रहे होते हैं। जब नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरव्यू में आप लोग जाते हैं, हम वही चीजें मैच करते हैं, सेम क्वेश्चन पूछते हैं। जो बंदा उसको डेविएट करके बताएगा वो आज रिजेक्ट है, उसे वो कंपनी सिलेक्ट नहीं करेगी। तो प्लीज इसे अपने याददाश्त का हिस्सा बना के रखिए, इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखें कि जो आप आंसर दे के आते हैं खुले दिल के साथ में, साफ दिल के साथ में, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन अपने, जो नेक्स्ट आपकी कंपनी है, हमारी दुआ है जी, आप जहां पे जाएं आप सिलेक्ट हो जाएं, आपको कभी नाकामी का सामना ना देखना पड़े। तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ बिल्कुल ठीक ठीक इंफॉर्मेशन दिया कीजिए। आपने कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, कभी भी झूठ बोलना नहीं है। ऐसा कभी भी जॉब्स नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलनी मिलने वाली थी, आपकी फैसिलिटीज वहां पे बहुत अच्छी थी, और हम सिर्फ इस वजह से हम वो जॉब को मिस कर दिया। ये एक बहुत बड़ी वजह है जी, अराइविंग लेट। सम टाइम ऐसा होता है कि हम जब भी कभी इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, कंपनीज जब भी कॉल करती है इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे टाइम मेंशन होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक है इंटरव्यू। एक्चुअली में क्या है, डिफरेंट सिटीज में जाके उस ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने इंटरव्यू करने होते हैं। तो उसके बाद में टिकट है उसकी, वो चला जाएगा। तो ये लोग इरिटेट करते हैं। फिर आने के बाद में वो जो रिसेप्शनिस्ट है उसको ऐसा, प्लीज मिलवा दीजिए, प्लीज ऐसा कर दीजिए, प्लीज कैसा कर दीजिए, उनके साथ में बहुत ज्यादा आर्गू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में कि आपका जो बंदा इंटरव्यू लेने के लिए आया है वो अंदर से बैठा हुआ सारा सिनेरियो देख रहा होता है, वो पूरा इस हाल को देख रहा है। आपके एंट्रेंस को, आप जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं वहां पे क्या चल रहा है, अंदर में क्या चल रहा है, तो वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो एक बहुत बड़ी वजह है आपको
टाइम पे जाना चाहिए। बहुत पहले नहीं कह रहा हूँ आपको, 8 बजे का टाइम है तो आप थोड़ा सा आगे पीछे आप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 6 बजे जाके बैठ जाएं। वो भी एक वो हम आपसे डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या है, उतना जल्दी जाके भी क्या होता है। अपने टाइम पे जाइए। 8 बजे का टाइम है, आप 8:30 बजे, 8:20 ऐसा जाके आप जाइए, ताकि आप फ्रेश होके जब इंटरव्यू देंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये वो है चीज जो अभी हमने डिस्कस की है, कि जो लोग बहुत अर्ली आ जाते हैं, जो बहुत पहले आ जाते हैं, तो वो ये है कि जो रिसेप्शनिस्ट है, जो और भी लोग हैं, बहुत से लोग उस वक्त में आ रहे होते हैं, वो बंदे का एटीट्यूड देख लेते हैं। जारी बात है, अगर कोई दूर से आया है या कैसे है, वो सोया रहेगा वहां पे या क्या होगा, तो वो एक बहुत बैड इंप्रेशन जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे। वहां पे वो बंदा भी है जिसके अंडर में आपने डायरेक्ट काम करना है, आपका कॉरपोरेट मैनेजर, कॉरपोरेट एचएससी मैनेजर होगा या लाइन एचएससी मैनेजर होगा। तो वो आपको सामने बैठे हुए ऐसे एटीट्यूड के साथ में, ऐसे बिहेवियर के साथ में कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगा। उसे उसकी टीम में बहुत स्मार्ट लोग चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट लोग चाहिए, जो इशारों के साथ, किनायों के साथ बातों को समझ जाए, बहुत जल्दी से चीजों को पिक कर लें। तो अगर अगर हम ऐसा एटीट्यूड के साथ रहेंगे, ऐसा बिहेवियर के साथ रहेंगे, जाके जैसा सो गया कोई बंदा वहां पे, सो गया और वो स्नोरिंग कर रहा है, खराटे ले रहा है वहां पे, या याइंग कर रहा है, जुमाइयां ले रहा है, चेयर पे बैठा हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ, तो उसी वक्त में वो बंदा जाता है जिसने आपका इंटरव्यू लेना है, तो वो उस पर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा। आप समझ सकते हैं ना मैं एक्चुअली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। बीइंग रूड टू द रिसेप्शनिस्ट, कोई जरूरत नहीं है ऐसा कुछ भी करने की, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जा रहा है वो कोई होटल होगा, कोई ऐसी जगह होगी, वो तो होटल का नुमाइंदा है एक, वो वहां पे बैठा है या बैठी है। उसको सिर्फ ये बताया गया है कि जो बंदा आए, जो पहले आए, तो आप उसे ऐसा चेयर पे 1 बाई 1 आप बिठा दीजिए। तो ऐसा उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये चला जाए तो इसकी बारी आ जाएगी, ये चला जाए तो इसकी बारी आ जाएगी। उससे ज्यादा कुछ भी रोल नहीं होता है, तो कोई जरूरत नहीं है उससे कोई भी बात करने की। आपका हर एक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, आपकी हर एक्टिविटी वहां पे ऑब्जर्व हो रही है, आपका हर बिहेवियर वहां पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो आप इतना अच्छा प्रिपेयर करके गए हैं खुद को, इतनी अच्छी आपने प्रेजेंटेशंस तैयार की हुई हैं उस इंटरव्यू के लिए, तो ऐसी चीजों में आप आके तो खुद को तकलीफ में डालेंगे सिर्फ। अगर रिसेप्शनिस्ट के साथ आप जाके बोलते हैं कि वो पहले चला गया या वो बाद में चला गया, मैं पहले बैठा था, ये कभी भी आप मुंह से वर्ड ना निकालिए। कभी भी ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले था, वो बाद में था, वो बाद में था, मैं पहले था, मुझे पहले भेजिए, उसे पहले भेजिए। कोई जरूरत नहीं है, वो जिसका बोल रही है चले जाइए। आप तो आए हैं जैसा ड्यूटी की तरह, 8 बजे 5 बजे आप जाना चाहिए, ऐसा माइंड बना के आप जाइए। जब आपकी बारी आएगी आप खामोशी से चले जाइए। किसी से ऐसा बोलने की, बताने की, वहां पे अटेंडेंट खड़ा है गेट पे, कभी भी उससे कोई भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। वो जिसे बोलिए उठ के चला जाए अंदर, बस खलास। ये बहुत वर्स्ट सिनेरियो है जी। हमें जहां भी जाना चाहिए कभी भी स्मेल प्रोड्यूसिंग पर्सनैलिटी के तौर पे नहीं जाना चाहिए। हमें ये चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए। हम जब भी कोई चीज खाते हैं, हम जब भी कोई खाना खाएंगे, कोई भी फैसिलिटी एंजॉय करने चाहिए करेंगे, हमें अच्छे से हमारी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप स्मोकर हैं तो प्लीज अवॉइड कीजिए। आप अच्छे से अपनी ओरल हाइजीन को देखिए। आप कभी भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, ना सिगरेट की और ना ही हेलियोटोसिस, मुंह से बैड ब्रेथ का
कोई भी इशू होना चाहिए हमारे साथ में। अगर आप जाते हैं, मे भी वहाँ पे 3 या 4 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे अरेंजमेंट ऐसी है कि आपको किसी एक मैनेजर के पास में जाके बैठना होगा। आप जैसे ही बात करना स्टार्ट करेंगे, कोई लोग ऐसे हैं जिनको हेलिटोसिस का, बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है, तो हमें बहुत अर्ली इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। डॉक्टर से जाके आप मिलिए, वो आपको बता देगा कि इसकी रीजन क्या है, ये क्यों होता है। आपकी ब्रीथिंग टेक्निक अच्छी नहीं है, या आपका खाने में कुछ इशू है। उतना बड़ा इशू नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये, हम इसे बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। मगर ये है कि जब ठीक करें जब कोई आपको बोल दे, ये गलत है। आपको लाजिम चीजों को पहले ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। ड्रेस्ड इन अप्रोप्रिएटली, इसका बहुत ख्याल रखिए जी। हमें कभी भी कैजुअल ड्रेस में नहीं जाना चाहिए इंटरव्यूज देने के लिए। हमें बहुत अच्छे ड्रेसेस में जाना चाहिए। मैं जहाँ भी लेक्चर देने के लिए जा रहा हूँ, हम जब भी कभी हमारी मीटिंग्स में जा रहे हैं, वीकली मीटिंग में, मंथली मीटिंग में, हम हमेशा लोगों को बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। हमें बहुत वेल ड्रेस होना चाहिए। जब भी हम कभी ऑफिशियल मीटिंग्स में जाते हैं, जब भी कभी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, हमें एक अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए मेरी पर्सनैलिटी को। हमें बहुत ऑफिशियल जैसा वहां पे दिखना चाहिए, कैजुअल जैसा। और करके, और आपके जो ग्लासेस हैं वो सर के ऊपर लगा के, ऐसा करके आप कभी भी अच्छा वहां पे मतलब गेन नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते हैं इंटरव्यू में। तो प्लीज इसे अवॉइड कीजिएगा। कभी भी सन ग्लास लगा के आप इंटरव्यू देने के लिए ना जाइए। अगर आपका नजर का इशू है, तो आपको नजर वाले चश्मा लगा के जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो तो कोई भी आपको नहीं बोलेगा। मगर आप ऐसा सन ग्लासेस लगा के जाएंगे और खुद को आप ऐसा वहां पे जाके शो करना चाहते हैं कि जैसा हीरो है या ऐसा, तो इसकी कोई कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करेगा आपको। और आप मतलब सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं उस इंटरव्यू में। ये एक शेकिंग हैंड्स टू वीकली, इसको बहुत ऑब्जर्व किया जाता है जी। जब भी हम एंटर होते हैं, तो मे भी हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑब्जर्व करते हैं। कुछ मैनेजर्स ऐसे हैं कि उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, वो देखते हैं कि इसमें कितना करंट है इस बंदे में, तो वो शेक हैंड करते हैं आपके साथ में। तो एक चीज बहुत सी चीजों को बता देती है। तो कभी भी ऐसा मरे हुए हाथ की तरह, या दिल नहीं चाहता था ऐसा करके, हम कभी भी किसी के साथ में भी शेक हैंड नहीं करना चाहिए। आपको पूरा जज्बे के साथ उसका हाथ मिलाना चाहिए, उस अपने इंटरव्यूअर के साथ में। बहुत ज्यादा जोर से भी ना कीजिए कि आप उसकी हड्डियां आप हिला के रख दें। और इतना बेकार जैसा भी हाथ ना मिलाइए कि वो कहे कि यार इतना मुर्दा दिल के साथ आ गया। हम कौन सा घर में इनविटेशन देने के लिए गए थे इन्हें कि आप आइए इंटरव्यू देने के लिए। सिटिंग इन टू रिलैक्स्ड, मैं बार बार ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में कि आपको हर जगह पे ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। अंदर में जितने भी लोग बैठे हैं, आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, वो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप कभी भी ऐसे पोस्चर बना के ना बैठिए। अगर आप थक गए हैं या कुछ ऐसा हो गया है, तो वहां से उठ के बाहर चले जाइए आप। वहां से रिलैक्स होने के बाद में, आपकी थकावट को दूर करने के बाद में, आप दोबारा अंदर आके बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप बैठिए। जैसा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, जैसा किसी आप कंपनी में बैठे हैं, बिल्कुल वैसा ही ऑर्डर में रहिए। ऐसे जैसे जस्टर ना दीजिए कभी भी आप कि रिलैक्स होके बैठे हैं, दोनों टांगे फैला के, सामने टेबल पड़ा है तो टेबल के ऊपर दोनों पाँव रख लिया, या दोनों हाथ अपने सर के पीछे रख के आप ऐसा लेट गए, जैसा आप वहां पे बिहेवियर शो कर रहे हैं। ऐसा ना कीजिए आप। ये
बहुत लोगों को देखा गया है ऐसा, च्यू गम, अ पेन और प्लेइंग विद योर हेयर। और अभी इन सब की माता जी हैं मोबाइल साहब। उस पे वहां जाके लोग पबजी खेलना शुरू कर देते हैं या कोई और गेम खेलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल अवॉइड कीजिए आप। बिल्कुल ऐसा किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाइए। आपको वहां बैठना चाहिए, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। अगर आप थक गए हैं, आप बोर हो गए हैं, वहां पे इन चीजों को शो ना कीजिए लोगों के सामने पे। उस हाल में इन चीजों को शो ना कीजिए। उठ के बाहर चले जाइए। बाहर जाके आप फ्रेश होके आ जाएं। कभी भी वहां बैठे हुए आप कोई भी चीज ना खाइए। मुंह में च्युइंगम रख के आप ना चबाइए। अगर आप च्युइंगम खाना चाहते हैं तो उस हाल से उठ के बाहर जाके च्युइंगम खा लीजिए। अगर आप कोई और चीज खाना चाहते हैं, नजदीक में कोई रेस्टोरेंट है, कोई ऐसा है, वहां पे खाइए। उसके बाद मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपको ओरल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। जो चीज आप खा रहे हैं, जो चीज आप पी रहे हैं, प्लीज वहां पे अच्छे से अपने हाथों को साफ कीजिए, अपने मुंह को अच्छे से साफ कीजिए और ज्यादा कुल्लियां कीजिए। डेंटिस्ट ये कहते हैं बहुत लोगों के साथ में जो हेलुटासिस का प्रॉब्लम है, मुंह में स्मेल का प्रॉब्लम है, उनका म्यूकस समटाइम बहुत थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से भी उनको मुंह से बहुत स्मेल आती है। तो आपको बहुत ज्यादा कुलियां करके वो आपके म्यूकस में, आपके थूक में जो उस वक्त जर्रात थे खाने के, असल में उसकी वजह से स्मेल आ रही है, उसको रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद में आके आपको बैठना चाहिए, अपनी बारी का वेट करना चाहिए, इंटरव्यू का वेट करना चाहिए। सम टाइम ये होता है कुलीग्स के साथ में, लोगों के साथ में, कि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने सीवी में क्या मेंशन किया था। बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे आपकी सीवी में से ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है और आपकी चीजें मैच नहीं करती हैं। आप कभी सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे। जो आपने सीवी में बताया, आप उसके अगेंस्ट बताना शुरू कर दीजिए। आपकी ज्वाइनिंग डेट पूछ रहा है, सीवी पे और है, आप कुछ और बता रहे हैं। आपका क्लाइंट कौन था, सीवी पे कुछ और लिखा है, आप यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं। आपकी कंपनी का नेम क्या है, जो आपने मेंशन किया है सेम वही बताइए आप। आपके क्लाइंट के बारे में, कंसल्टेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती थी, आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, सेम जो आप सीवी पे लिखा है। अगर आपके साथ में ये इशू है, आप भूल जाते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान स्ट्रेस में होता है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हर बंदे के साथ में। ये बहुत बड़ा वो इशू नहीं है चीजों को भूल जाना। अगर आप भूल जाते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसे देखते रहिए जब आप बैठे हैं वहां पे। सीवी सबमिट करने के बाद में आपके मोबाइल में सीवी है, आपके लैपटॉप में सीवी है, आप बैठे हो सीवी को देख सकते हैं आप कि आपने क्या क्या मेंशन किया है, कौन कौन सी डेट्स आपने लिखी हुई हैं, आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, आप किस तारीख को, कौन सी डेट को आप वो कंपनी को छोड़ा था, नई कंपनी कब ज्वाइन की थी। तो प्लीज इन चीजों को आप कंसिडर कीजिएगा, अपने जहन में रखिएगा। लाइंग अबाउट योर स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन कभी ना कीजिए ये। जो बंदा बैठा है उसका काम ही यही है। जो बंदा आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया है, वो हर वक्त में इंटरव्यू ले रहा है। उसको एक दो क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि आप एक्सपीरियंस आपका इतना है या नहीं है, आपका नॉलेज इतना है या नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन इतना है या नहीं है। तो उसको दोबारा रिकंफर्म करने की जब वो कोशिश करेगा, मजीद रिकंफर्म करने की कोशिश करेगा, तो आप लूज कर जाएंगे। आप आज विन नहीं कर सकेंगे, आप ये जॉब हासिल नहीं कर सकेंगे। तो कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़ा बड़ा खुद को बताने की कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा करता था, मैं इतना बड़ा नॉलेज वाला बंदा हूं, मेरे पास ये है। सिंपल, जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए आप। ऐसा कोई एक्सप्रेशन वहां पे शो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। बीइंग रूड और अनकम्प्लीमेंट्री अबाउट योर प्रीवियस कंपनी और बॉस, जब भी ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पक्का है, हर इंटरव्यू का हिस्सा होता है, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं जी कंपनी।
तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो बंदा आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ है वो आपके डायरेक्टर को या आपके लाइन एचएससी मैनेजर को या आपके कॉर्पोरेट मैनेजर के साथ में उसने काम किया हो, तो वो पूछ रहे हैं, तो आप ऐसा जस्टिस देने की कोशिश करें कि ये एक रीजन बना के मैं उसे बताऊं कि एक्चुअली में मेरी कंपनी ऐसे थी या मेरा बॉस ऐसे था, बन नहीं रही थी, इस वजह से छोड़ रहा हूं। उसे एक रीजन बता के, वजह बना के आप उसे बताना चाहते हैं, ना कीजिएगा। हर बंदा ये सोचेगा, वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया है, वहां पे पैनल के लोग बैठे हुए हैं, 6-7 लोग बैठे हुए हैं, वो जानते हैं, समझते हैं इन चीजों को, हर चीज को मार खा के वो इस जगह पे पहुंच गया। उसके जहन में फौरी ये बात आ जाएगी, कल मेरे बारे में बताएगा, जब मुझे छोड़ के जाएगा आगे जाके यही बताने वाला है ये, कि मेरी कंपनी अच्छी नहीं थी, मेरा बॉस अच्छा नहीं था। तो एक बहुत बड़ी रीजन बन सकती है, वजह बन सकती है आपके रिजेक्ट होने की। कभी ना कीजिएगा ये। शेयरिंग टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप एक ये अच्छी बात नहीं है जी कभी भी। आप वहां पे गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो आपसे पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। कभी भी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना कीजिए कि हालात ऐसे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। सबको पता है आप जॉब ढूंढ रहे हैं, वो कंपनी छोड़ना चाहते हैं, वहां पे सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है, या आपको पता चला है कि यहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, आप इसलिए मूव करना चाहते हैं। ये सिनेरियो सबके साथ में एक जैसा है, सेम है। इन चीजों को बेस बना के पिछला ऑर्गेनाइजेशन को, अपने पर्सनल इश्यूज को, घर के इश्यूज को कभी भी आप लेके जाके वहां पे रीजन बना के सिलेक्ट हो जाएंगे, आप कभी भी डिस्कस ना कीजिएगा। अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी शेयर ना कीजिए उनके साथ में। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी रीजंस हैं बताने के लिए। अपने पर्सनल इंट्रापर्सनल स्किल को बताइए, आप ग्रोथ को बताइए, ज्यादा चांस है आपके, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तरक्की करने के ज्यादा चांस हैं, ऐसा हम बता सकते हैं। कोई नेगेटिव जेस्चर नहीं देना है, कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी है आपने कभी भी, किसी भी इंटरव्यू में। नेक्स्ट हम देखते हैं, फेलिंग टू एक्सप्लेन हाउ स्किल्स मैच द जॉब इन योर क्वेश्चन। बहुत से लोग इसमें फेल हो जाते हैं ये बताने के लिए कि आपको ये जॉब क्यों दी जाए। तो आपको बहुत प्रिपेयर होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के लेक्चर्स देखने चाहिए कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कैसे परफॉर्म करते रहे हैं। इस चीज को आप हाईलाइट कीजिए, इस चीज को आप बताइए कि मैं एक अच्छा टीम मेंबर बन सकता हूं, मैं प्रूव करूंगा मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड से, मेरे पॉजिटिव माइंडसेट से, मेरे पॉजिटिव बिहेवियर से मैं प्रूव करूंगा जो मैं कह रहा हूं। तो अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को आप मैच करके आप बता सकते हैं कि मैं फुलफिल करूंगा मेरी ड्यूटीज को। नेक्स्ट है इंटरप्टिंग द इंटरव्यूअर। ऐसा कभी ना कीजिए आप कि अननेसेसरी आप उसको इंटरप्ट करना शुरू कर दें और किसी और चीज की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। हमने देखा है बहुत मर्तबा, उसके पास में, इंटरव्यूअर के पास में आपकी सीवी पड़ी हुई है, सम टाइम वो कहता है कि मुझे अपनी सीवी दीजिए, आप आपके हाथ में होनी चाहिए, कभी भी उसके सामने जाके आपके बैग में से ना निकालिएगा कि आप बैग को वहां पे रख के और उसको सीवी को निकालना शुरू कर दीजिए, या दरमियान में कुछ मैसेज आ गया, कुछ भी हो गया, इसे साइलेंट मोड पे लगा के रखिए आपके मोबाइल को, उसके सामने पे निकाल के उसको कट कीजिए। कोई मैसेज आ रहा है या उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए या डिलीट करने की कोशिश करें, ऐसा ना करें आप जब जाएं पहले ही आपका मोबाइल को आपको साइलेंट मोड पे लगाना चाहिए। दैट इज आल्सो a reason. Yang, the reflection reflex action of
ओपनिंग द माउथ वाइड, ये याइंग के बारे में बता रहा है, आपसे डिस्कस करना की कोशिश कर रहा है कि कभी भी जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं तो ऐसा जमाइया ना लीजिए आप। टायर्डनेस, आप बहुत थके हुए हैं, आप बोर हो रहे हैं उसके क्वेश्चन से, ऐसा जेस्चर कभी भी ना दीजिएगा। हम ऐसा करेंगे तो इसका बैड इंप्रेशन जाएगा आपके इंटरव्यूअर के पास में, वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। ये आई कांटेक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं। अब जब भी किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज आप अपने इंटरव्यूअर की आई कांटेक्ट 100% रखिएगा। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, कुछ लोग शाई होते हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जब वो ऐसा देखते हैं तो आपको माथे की तरफ देखना चाहिए। जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, वो हमेशा बताते हैं कि जब आप माथे की तरफ देखेंगे वो समझेगा कि मेरी आंखों में देख रहा है, मगर आप अगर आंखों में देख के बात नहीं कर सकते हैं तो उसका माथे पे देख के आप बात कर कर सकते हैं, इजिली अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप दे सकते हैं। मगर आई कांटेक्ट बना के रखना है। इधर कोनों में ना देखिए, ऊपर हवा में देखेंगे, छत में देखेंगे, और ये डिफरेंट किस्म के साउंड्स में सर ऐसा बिल्कुल करने की कोशिश ना करें। टू द पॉइंट रहें। आपको आंसर मालूम है, बता दीजिए। नहीं मालूम है, सॉरी कर दीजिए। और इस पूरा जो वक्त होगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट का वक्त होगा आपके पास में उस इंटरव्यू का, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपका आई कांटेक्ट बना के रखना है इंटरव्यूअर के साथ में। गेटिंग एंग्री और डिफेंसिव, ये एक रीजन है। ये अगर कोई बंदा ऐसा है,